जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग कोशिका चैप्टर के जो दोस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसके बारे में रिवीजन करेंगे और बिल्कुल एनालिसिस भी करेंगे। और हर एक जो आपका क्वेश्चन है उसके जितने भी आपके ऑप्शन है उन सभी ऑप्शनों का मैं पूरा अच्छे से विश्लेषण करके आपको पूरा प्रमाणित करूंगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों इस तरह के जो आपके प्रश्न है बायोलॉजी से संबंधित आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी जीडी रेलवे एमटीएस सीएचएसएल, इसी के साथ साथ यूपी टेट और सी टेट और इसी के साथ साथ बीएड इंट्रेंस एग्जाम, जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सब में आपके बायोलॉजी से संबंधित 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानना काफ़ी अनिवार्य है। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है 10 से 5 मिनट का, तो बिल्कुल आप इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सारे डाउट अच्छे से बायोलॉजी के क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ला और लाइक भी कर दिया। तो दोस्तों पहला जो आपका ऑप्शन दिया है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी पहला क्वेश्चन है कि जो राइबोसोम है एक मुख्य काम क्या होता है। तो मुख्य काम क्या होता है इसको बताने से पहले इसमें 4 ऑप्शन है, इसको पहले आप पढ़िए। पहला दिया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा दिया है प्रोटीन का निर्माण, तीसरा दिया है श्वसन और चौथा दिया है वसा का संश्लेषण। तो जो कोशिका है, कोशिका के अंदर कई सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, इसी तरह प्लास्टिड वगैरह भी पाए जाते हैं। तो सारे कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और यह कोशिकांग होते हैं और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसी तरह जो आपका राइबोसोम कोशिका के अंदर पाया जाता है यह भी एक प्रकार का कोशिकांग है और इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है, यानी तो पहला जो आपका ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों जो आपका प्रकाश संश्लेषण यानी फोटो सिंथेसिस जो होता है यह केवल पौधों में होता है, न कि किसी जीव जंतु में होता है। इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वह मुख्य रूप से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम लोगों को क्या है कि हम लोग पेड़ पौधों पे आश्रित हैं, उनके द्वारा जो आपको कार्बोहाइड्रेट वसा जो प्रोटीन बनाए जाते हैं उसको हम लोग खा लेते हैं। अब कैसे खाते हैं, जैसे आप धान की खेती करेंगे, मक्का की खेती करेंगे, गेहूँ की खेती करेंगे, तो पौधे ही तो हमें दे रहे हैं, तो पौधे से हम लोग लेके खा लेते हैं। तो बहुत खतरनाक तो हम पेड़वन से छीन के खा लेते हैं। लेकिन राइबोसोम क्या करता है कि राइबोसोम प्रकाश संश्लेषण का कार्यवाही नहीं करता है। जो कोशिका में उपस्थित जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है CHL क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो केवल क्लोरोफिल ही की मदद से ही नहीं करते हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके लिए आपका सनलाइट यानी सूर्य का जो प्रकाश है इसकी भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है। तो जल कहाँ से पेड़ पौधा पाते हैं, जमीन से। जो पेड़ पौधों की सोड़ होती है यानी जो जड़ होता है उस जड़ के माध्यम से पेड़ पौधे मृदा से जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, तभी जाके पत्तियां हरा रहती हैं, तो वहां तक पहुंचाते हैं। और उस पत्तियों में जो आपका CHL यानी क्लोरोफिल जो उपस्थित होता है, यह क्लोरोफिल की मदद से और इसी के साथ साथ पेड़ पौधा पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधों की, वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के बाद सभी एक साथ मिलकर अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और वही कार्बोहाइड्रेट हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और इसी आपके प्रकाश संश्लेषण में आपका जो ऑक्सीजन है यह मुक्त होता है और इसी ऑक्सीजन को हम लोग लेके जीवित रहते हैं। तो भैया जो राइबोसोम होता है यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कराता। आपको क्लियर हो गया ना। तो पहला जो आपका ऑप्शन है यह गलत है। प्रकाश संश्लेषण कराने का काम किसका है, क्लोरोफिल का, जो मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अब दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो क्लियर, दूसरा का ऑप्शन देखा थी। दूसरा का दिया है प्रोटीन का निर्माण। तो जो राइबोसोम है प्रोटीन का निर्माण करता है, बिल्कुल यह ऑप्शन आपका सही हो गया। अब प्रोटीन का निर्माण ये कैसे करता है इसको भी जानिए, इसका प्रोसेस क्या है। केवल रटने से नहीं काम चलेगा भैया, एक बार आप जान लेंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। इसलिए मैं मोटी मोटा आपको एकदम आरेख के हिसाब से बताऊंगा। तो जो आपकी यह कोशिका है, माना कि यह आपकी सेल है, इसके बीच में न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस में आपके आनुवंशिक मटेरियल RNA DNA होता है। जो DNA होता है, जब शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो कोशिका में उपस्थित जो DNA होता है वह DNA क्या करता है, एक मैसेज देता है
मैसेज देगा, किसको देगा? राइबोसोम को देगा, तभी तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। यानी कोशिका की जो है प्रोटीन की फैक्ट्री है, कोशिका का हमारे पूरे शरीर का वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो भैया यहाँ से डीएनए क्या करता है, एक मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है, इसे पैदा करता है और बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोलता है बायोलॉजी की भाषा में। तो मैसेंजर आरएनए आता है कोशिका द्रव्य में, न्यूक्लियस से निकल के इस साइटोप्लाज्म में आता है और यहाँ पे खोजता है। किसको खोजेगा? ये तो संदेश देगा ना, बनाएगा तो नहीं, तो संदेश देगा। तो यह खोजता है और बताता है कि ट्रांसफर आरएनए को, एक आरएनए आपका होता है ट्रांसफर आरएनए। इसका काम क्या होता है? सामान को ढो के ले जाना, ले आना। जैसे बताया जाता है कि ट्रांसफर हो गया, फला अधिकारी का तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो यह क्या करता है? ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो आपके प्रोटीन के अणु होते हैं, देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन निर्माण होता है मुख्य रूप से 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, उन्हीं से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अभी मैं आपको एकदम सीरियल से बताऊंगा। तो मैसेंजर आरएनए आता है ट्रांसफर आरएनए को, कहता है कि भाई प्रोटीन का निर्माण करना है और तुम एक काम करो, जो कोशिका द्रव्य में जो प्रोटीन के छोटे छोटे अणु हैं उन्हें एकत्रित कर लो और एकत्रित करके कहाँ पे ले जाओ, कहाँ पे ले जाओ? पहले ले जाओ राइबोसोमल आरएनए पे, आरएनए पे, राइबोसोमल आरएनए पे। अब यह राइबोसोमल आरएनए कहाँ मिलता है? तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये मुख्य रूप से राइबोसोम पे ही पाया जाता है, यह राइबोसोम पे ही रहता है। तो कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए आया और आपको ट्रांसफर आरएनए को कहा कि प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं को एकत्रित करो, और एकत्रित करके ले जाता है किसके पास? राइबोसोमल आरएनए के पास। जब इसके पास जाता है तो यह राइबोसोमल आरएनए समझ जाता है कि हमें प्रोटीन का निर्माण करना है। तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे उपस्थित रहता है? राइबोसोम पे ही उपस्थित रहता है। और यह राइबोसोम क्या करता है? पहले तो जो आपके ट्रांसफर आरएनए है 10 प्रकार के अमीनो एसिड को एकत्रित करता है। यह 10 प्रकार के आपके अमीनो एसिड है, इसी अमीनो एसिड को यह एकत्रित करके लेके जाता है। बाकी जो आपके 10 प्रकार के अमीनो एसिड हैं यह स्वतः हमारी जो कोशिका होती है, स्वतः जो हमारी शरीर होती है, यह स्वतः निर्माण करती है 10 प्रकार के अमीनो एसिड से। इस तरह 10-10-20 प्रकार के जो आपके अमीनो एसिड मिलते हैं तब जाके आपकी प्रोटीन की एक इकाई बनती है। यानी अमीनो एसिड को प्रोटीन की इकाई बोला जाता है, तब जाके आपके प्रोटीन के एक अणु बनता है, यानी प्रोटीन का एक अणु बनता है। और यही प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम की मदद से। दोस्तों हालांकि इसमें कोड वगैरह भी होते हैं कि आपका ट्रांसफर आरएनए कोड पढ़ता है, फिर राइबोसोमल आरएनए कोड पढ़ता है। इसको आगे हम लोग जब राइबोसोम में पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल से इसको बता दूंगा कि कौन कौन से कोड होते हैं, कैसे पढ़ता है, तब कैसे निर्माण करता है। हालांकि अभी आपको इतना ही जानना जरूरी है। तो ऑप्शन पहला बी आपका प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है आपको एकदम पता चल गया होगा। अब दोस्तों समझते हैं कि शोषण, तो राइबोसोम जो होता है शोषण नहीं करता है। शोषण के लिए कोशिका में हमारी माइटोकांड्रिया होती है, इसी माइटोकांड्रिया में शोषण होता है। और जो आपका वसा का संश्लेषण है, तो वसा का जो आपका निर्माण है यह मुख्य रूप से सेल यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के द्वारा वसा का निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों अब जो आपका दूसरा प्रश्न कर रहा है कि कोशिका में कितने तरह का आरएनए होता है, जो कोशिका होती है उसमें कितने तरह का आपके आरएनए होते हैं, तो पहले ही ऑप्शन से आपको क्लियर लग गया होगा जब मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो आरएनए का टाइप भी मैंने बता दिया है। हालांकि जो आरएनए होते हैं कोशिका में वो 3 तरह का आरएनए होता है। आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? आरएनए मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। तो पहला जो आपका आरएनए होता है आपका राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल यानी आरएनए इसे बोलते हैं। और दूसरा जो आपका होता है मैसेंजर आरएनए होता है, यानी एमआरएनए होते हैं। और तीसरा जो आपका होता है ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए यानी टीआरएनए ऑब्लिक इसे एस आरएनए भी बोला जाता है। तो आरएनए मुख्य रूप से 3 तरह के आपके होते हैं जो कोशिका में पाए जाते हैं। अब तीसरा जो आपका प्रश्न है, कोशिका को सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा? देखिए आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछने का तरीका है चेंज। कोशिका को सर्वप्रथम किसने सूक्ष्मदर्शी से देखा? अब आप लॉजिक लगाइए, जो खोजेगा वही तो सूक्ष्मदर्शी से देखेगा। कोशिका तो ऐसे दिखाई नहीं देती है नग्न आंखों से, तो जो खोजी वह भाई देखी सूक्ष्मदर्शी से। तो कोशिका को देखने वाले सर्वप्रथम जो आपके वैज्ञानिक हैं, क्या लुएनहाक हैं? बिल्कुल, इन्होंने भी देखा था।
लेकिन सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबर्ट जो हुक हैं, रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कोशिका को सर्वप्रथम देखा गया था। और जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। यानी मृत कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें जीव द्रव्य यानी जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है यह अनुपस्थित होता है, यह नहीं होता है, उसी कोशिका को मृत कोशिका कहते हैं। अब रहे जो आपके पुरकेंजे साहब, तो पुरकेंजे साहब ने जीव द्रव्य नाम दिया था, पुरकेंजे ही ने जीव द्रव्य नाम दिया था। और जो आपके रॉबर्ट ब्राउन है, तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने सेल यानी कोशिका की खोज की थी सबसे पहले। और जब खोज करेंगे तो जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तभी तो खोज करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन जो आपका रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, केंद्रक की यानी जो आपके न्यूक्लियस है इसकी खोज की थी। और लीवेनहॉक है, इन्होंने जीवित यानी जो आपकी जीवित कोशिका होती है, जीवित सेल होती है, इसकी खोज की थी, जो आपका क्या था? बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया था। तो यह आपके 3 क्वेश्चन है। अब आगे भी हम लोग जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब जो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। तो यह कह रहा है कि निम्न में से, यानी जो नीचे लिखा है, निम्न में से किसके कारण पादप यानी जो प्लांट सेल होती हैं और जो जंतु यानी एनिमल सेल होती हैं, यानी एनिमल कोशिका होती है, इसमें अंतर है? किसके वजह से एनिमल और पादप कोशिका में अंतर है, इसको भी जानिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका है, सभी पादप कोशिकाओं अधिक पर्णहरिम होती है, यानी सभी पादप कोशिकाओं में अधिक पर्णहरिम होती है, यानी जो क्लोरोफिल होता है वो ज़्यादा होता है। क्या यह ऑप्शन आपका सही होगा? दूसरा है पादप कोशिका बड़ी होती है, तो पादप कोशिका है जंतु कोशिका से बड़ी होती है, क्या यह सही है? तीसरा है आपका पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। और चौथा आपका है जंतु कोशिका में दृढ़ सेल वॉल होती है। अब ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? मैंने आपको जब सेल पढ़ा रहे थे उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर के लिए एक ट्रिक बताया था। पाल वाली गली में शाम को वैक्सीन लगाने का प्लान है, तो पाल से आपका प्लास्टिड हो गया और पाल वाली से सेल वाल हो गया, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पाल वाली गली से ग्लाई ऑक्सीसोम हो गया, पाल वाली गली में शाम को स्फीयरोसोम हो गया, वैक्सीन से वैक्यूल हो गया, और प्लांट से प्लांट यानी प्लांट सेल हो गया। तो ये सारे जो आपके हैं जो संरचना है ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपकी सी वाला ऑप्शन है कि पादप कोशिका में दृढ़ यानी कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कठोर सेल वाल पाया जाता है, यह ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपको ट्रिक याद रखने के लिए जाके हमारा पुराना वीडियो आप सभी लोग देख लीजिएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होते हैं। तो दोस्तों जो सेल वाल है यही कोशिका, जो कोशिका भित्ति होती है यह कठोर होती है, और सेल वाल के ही कारण पेड़ पौधे काफ़ी कठोर होते हैं। अब जो आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग यानी कोशिका का अंग कौन है? जैसे हम लोगों का शरीर जो है इसमें सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि कौन है? तो यकृत कहेंगे। सबसे बड़ा आपका हड्डी कौन है? तो आपकी फीमर यानी जंघा की हड्डी है। ठीक इसी प्रकार से जो कोशिका है जिससे हमारा शरीर बना है उसके अंदर भी अंग पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा है, सभी कोशिकांगों से बड़ा है? पहला आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, दूसरा आपका गोल्गी का या गोल्गी ऑपरेटस है, तीसरा आपका प्लास्टिड है, और चौथा आपका लोमासोम है। इसमें जो आपका सबसे बड़ा कोशिकांग है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है और इसी शोषण के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही एटीपी हमें ऊर्जा देती है और यही हमारा ऊर्जा होता है। इसी के हिसाब से जिसके अंदर जितना एटीपी होता है वही काम करता है, वही हमारी एनर्जी होती है। अब जो आपकी गोल्गी ऑपरेटस है, ये गोल्गी ऑपरेटस क्या करता है? कोशिका में परिवहन का काम करता है, यानी यह ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। यह एक सामान को दूसरी जगह तीसरी जगह उठा के ले जाता है, ले आता है। आगे मैं इसको जब गोल्गी ऑपरेटस पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा। अब जो आपका प्लास्टिड है यह मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। पहला आपका होता है क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह सारे आपके जो प्लास्टिड होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं और पौधों में पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी रहती हैं, कभी पीली हो जाती है। कोई फल है जैसे आम का फल पकता है तो पीला हो जाता है, प्लास्टिड के ही कारण होता है। और लोमासोम है, इसका कोई बहुत विशेष काम नहीं है। अब जो आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, का निर्माण कहाँ होता है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब शोषण होता है तो इसी शोषण के फलस्वरूप आपका एटीपी का निर्माण होता है और यही एटीपी हमारी एनर्जी यानी हमारी ऊर्जा होती है। तो यह आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दिया राइबोसोम, तो राइबोसोम को मैंने बताया है कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण। गोल्गी ऑपरेटस है, इसे कोशिका के परिवहन
परिवहन तंत्र भी यानी ट्रैफिक पुलिस आप सेल्स बोला जाता है। तो यह ऑप्शन आपके है। अब तो दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि यह क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन में जो आपका है कह रहा है कि डीएनए का बहुलक है, यानी डीएनए का जो पॉलीमर है इसमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा आपका डीएनए का पॉलीमर यानी बहुलक। पहले आपको जानना होगा कि बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक होता क्या है। जैसे आप लोग चैन देखे हैं, सीकड़ देखे हैं ना, तो पहले इसको समझिए, एक दूसरे से जो सीकड़ कैसे बनता है, पहले एक कड़ी होती है, फिर उससे एक दूसरी कड़ी जुड़ी होती है, फिर इससे एक और कड़ी जुड़ी होती है, इसी तरह के जुड़ जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो इसे ही जंजीर यानी सीकड़ बोलते हैं। अगर एक कड़ी रहेगा तो उसे कहा जाता है कि केवल सीकड़ की एक कड़ी है। ठीक इसी प्रकार से जो आपकी डीएनए का जो बहुलक होता है, तो अलग अलग डीएनए यानी बहुत सारा डीएनए जब आपस में जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, लंबी चेन बनाते हैं, तो उसे ही पॉलीमर बोला जाता है। तो डीएनए का जो आपका बहुलक होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। जो आपका ग्लूकोज है यह एक प्रकार का आपका शुगर है, और जो आपका अमीनो एसिड है यह प्रोटीन की आपकी इकाई है। जैसे कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक इसी प्रकार से अमीनो एसिड भी आपकी प्रोटीन की इकाई है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, अमीनो एसिड ही आपकी से प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड कैसे बनता है, 10 प्रकार के जो आपके अमीनो एसिड है वो हमारे ही शरीर में उत्पन्न होते हैं, शरीर स्वतः बनाता है। लेकिन 10 प्रकार के जो आपके अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को हम लोग भोजन के माध्यम से, खाद्य पदार्थों के माध्यम से, खाना खा के उसको प्राप्त करते हैं। तो जब यह दोनों अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो 20 हो जाते हैं, और यही आपकी 20 जो आपके अमीनो एसिड है वही आपकी प्रोटीन की इकाई होती है, यानी वही प्रोटीन होता है, वही अमीनो एसिड होता है। 10-10 मिल के एक प्रोटीन की इकाई बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक प्रोटीन की इकाई बनाते हैं। और जब यही प्रोटीन की इकाई जो होती है एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, तो वही आपका प्रोटीन होता है, जो कि आपकी यूनिट है। जैसे पॉलीमर में एक एक कड़ी आपका यूनिट होता है, इसी प्रकार से अमीनो एसिड प्रोटीन की आपकी इकाई है। चौथा का कोई मतलब नहीं है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं 70S टाइप के राइबोसोम। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके राइबोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। 70S टाइप यानी एक तो आपको लिखा है 70S टाइप और दूसरा आपका 80S टाइप। अब यस क्या है, यह आपका एक शेडवर्ग यूनिट है। यानी जैसे आप लंबाई को नापने के लिए यानी दूरी को नापने के लिए पैमाना का प्रयोग करते हैं। छोटा रहेगा तो सेंटीमीटर, उससे बड़ा रहेगा तो मीटर, उससे बड़ा रहेगा तो फीट, उससे बड़ा रहेगा तो किलोमीटर, इस तरह से आप नापते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपकी राइबोसोम है इसको नापने के लिए शेडवर्ग यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और यह दो प्रकार के होते हैं, 70S टाइप और 80S टाइप। तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। परंतु आपको समझना होगा यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ ऐसे कोशिकांग हैं, दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा आपका है क्लोरोप्लास्ट जो है। इनमें यानी पहला जो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा आपका है जो क्लोरोप्लास्ट है। इन दोनों कोशिकांगों में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और तीसरा आपका दोनों में, तो दोनों में आपके 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। किसने कहा था कि जो जीव द्रव्य वह जीवन की भौतिक आधारशिला है। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने कहा था। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन डुजारिन, दूसरा हक्सले, तीसरा रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इसको क्लियर रखिएगा। अभी मैं बताता हूँ। अब जो आपके डुजारिन है, डुजारिन जो भैया है, इन्होंने क्या किया था, जो जीव द्रव्य है इसकी खोज की थी। जीव द्रव्य की खोज डुजारिन साहब ने किया था और इन्होंने नाम दिया था सारकोड। जीव द्रव्य को सारकोड नाम इन्होंने दिया था। फिर हक्सले साहब आए, हक्सले साहब ने क्या कहा था, अभी इसको बताता हूँ। इससे पहले जो आपके डुजारिन साहब थे, इन्होंने जीव द्रव्य की खोज कर दी। फिर पुरकिंजे आए, एक पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक है और इन्होंने इस सारकोड का नाम चेंज करके जीव द्रव्य नाम रख दिया। तो यहाँ से इसे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाने लगा। फिर भैया हक्सले आते हैं और ये कहते हैं कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। यानी हक्सले के द्वारा कहा गया जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। और जो आपके रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने कोशिका यानी सेल की खोज की थी। और जो आपके रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज
की थी। भैया इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों में बहुत अंतर होता है। अब देखिए, रॉबर्ट हुक सेल कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस केंद्रक की खोज की थी, और इसी के अंदर केंद्रिका होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है, उसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जीव जीवन की भौतिक आधारशिला क्यों है, इसको मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, यानी जो बहुत छोटा होता है, जिसे आप सामान्य सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख पाते हैं, उसे ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। जैसे आपके कुछ वायरस हैं, इन्हें आप सामान्य सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख पाएंगे, इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जाता है। इसी प्रकार से कोशिका के अंदर कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो बहुत छोटे होते हैं, सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आपका हरित लवक, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा आपका राइबोसोम, चौथा अवणी लवक है। तो हरित लवक जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, पीली होती हैं, पेड़ फल पकते हैं तो पीले हो जाते हैं, इसी के कारण होते हैं। और जो आपका गुणसूत्र होता है, यह इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है, यह आनुवंशिक मटेरियल होता है, और यही आनुवंशिक मटेरियल हमारी जो आनुवंशिकता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है, माता पिता के लक्षणों को स्थानांतरण करता है। मनुष्यों में जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी, और संख्या में कहेंगे तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अब जो आपका राइबोसोम है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, और इसी राइबोसोम को ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अवलवणी जो लवक होता है, यह आपका रंगहीन होता है, यह आपके तनाव वगैरह में पाए जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का जो पूरा 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन है, जो कि आपकी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।